अच्छा, इंटर्नशिप के बारे में जैसे एक किसने क्वेश्चन पूछा था मेरे से? रवि द्विवेदी आई थिंक। ओके, मैं सबको बता देता हूँ। जैसे इंटर्नशिप हाँ, किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए ना उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो आपको पास करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको मैं एक दो इंटर्न से मिलवा सकता हूँ जो प्रीमियम बैच में हैं और अभी इंटर्न भी हैं, वो इंटर्नशिप ले रहे हैं, तो उनसे मैं करवा दूंगा। यही भोपाल की है, मैं भी भोपाल से ही हूँ, और वो भोपाल की ही एलएनसिटी कॉलेज की है। 2 गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं 8। ओके, राइट। तो वे लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनका स्क्रीनिंग किया गया था और उनका टेस्ट लिया गया था, और सर्टिफिकेट तो आपको ऐसे भी दे दिया जाएगा। लाइक आप पढ़ रहे हो यहाँ पर हमारे साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसकी सर्टिफिकेट तो बनती है, लेकिन उस पे भी मार्क्स वगैरह होते हैं, तो आपको कहीं न कहीं टेस्ट आपका लिया जाएगा। और रही बात इंटर्नशिप की, तो आपका अगर स्कोर अच्छा रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में आप अगर अच्छा मार्क्स लाते हो, तो आप मतलब इंटर्नशिप आपको ऑफर किया जाएगा, राइट। तो इंटरव्यू आपको तो फेस करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए मैं हमेशा से हर किसी जूनियर्स को यही बताता हूँ कि आप ना अभी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। और जहाँ तक बात रही गर्ल्स की, तो गर्ल्स को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसी पर ध्यान देना चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इससे हो जाती है मोस्टली। कोडिंग सेकेंडरी है, पर उतना भी वो नहीं। अगर आपका कोडिंग बेहतर है तो फिर पैकेजेस बढ़ जाएँगे आपके। लेकिन कई सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से हो गया। और एक बात और मैं बता दूँ, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बेटर है या फिर आपका कोडिंग स्किल्स भी सही है, राइट? तो आपको बहुत ऐसी-ऐसी कंपनियाँ होती है जो इंटर्नशिप के पैसे चार्ज करते हैं। तो और कई ऐसी कंपनी हैं जो आपके ट्रेनिंग के भी पैसे चार्ज करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मैं जब सेकंड ईयर में था और फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रहा था मैं जब भोपाल से, किसी ऑर्गनाइज़ेशन से, तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग या फिर ये सारी चीज़ें मुझे वहीं सिखा दिया गया था, और कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है ये सब। तो कहीं न कहीं आपको जो कंपनी ट्रेनिंग देती है ना, उसके पैसे चार्ज करती है। आपने अक्सर देखा होगा एचसीएल कंपनी के बारे में किसको-किसको पता है कि वो ट्रेनिंग के पैसे चार्ज करते हैं? एनीवन? रवि, आपको पता है? वो 1.5 लाख 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं। राइट। तो वो 1 से 1.5 लाख रुपए आपसे पहले ही रखवा लेती है, राइट? अब काम तो वहाँ भी वही होती है, जो आप किसी अनदर कंपनी में करोगे, राइट? तो क्या मतलब बनता है यार कि आप 1.5 लाख रुपए दो उनको ट्रेनिंग का, अपने वैसे भी ऑलरेडी इंजीनियरिंग में बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरा एक बात यही मानो, याद रखो कि यार इतना फुल स्टैक डेवलपमेंट पे ध्यान दो, अपने इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट में इतना ध्यान दो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि और दूसरी कंपनी जो अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं, एचसीएल के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो उस कंपनी में आपका परफॉर्मेंस सही हो, मतलब आप अगर इंटरव्यू क्रैक कर लो, तो वो ट्रेनिंग के चार्ज नहीं करेंगे, राइट? वो पैसे नहीं लेंगे आपसे ट्रेनिंग के। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो यार। तो एचसीएल ही नहीं, अब मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ना, वो इंटर्न के भी पैसे चार्ज करते हैं, और जो जॉब करने आते हैं उसकी ट्रेनिंग के भी पैसे लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपका परफॉर्मेंस लेकिन अच्छा रहा, तो ट्रेनिंग के पैसे नहीं लगेंगे। तो बात वहीं आ जाती है, परफॉर्मेंस अच्छा रहने के लिए आपको प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा, जैसे मैं एक अपना एक्सपीरियंस अगर थोड़ा-सा बताऊँ, मेरे पास 4 ऑफर लेटर्स हैं। एक इंदौर की कंपनी है, नाम नहीं बताऊँगा। उस कंपनी में ना मैं इंटरव्यू में बैठा था, तो उन्हें पता चला कि मैं प्रोजेक्ट के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था कि जेंगो से प्रोजेक्ट बनाया है, और ये पाइथन, ये सब चीज़ें अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बताया। उसने कहा कितने प्रोजेक्ट बनाए हो? हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन? तो मैंने कहा तकरीबन 17 से 18 प्रोजेक्ट बनाया। जबकि आप लास्ट ईयर के हो, कौन है लास्ट ईयर के? रवि, तुम हो, राइट? तुमने कितने प्रोजेक्ट बनाए अब तक? 8-10 बन गए, ठीक है। तो मैंने 17 से 18 प्रोजेक्ट सिर्फ क्लाइंट को बेचे थे, राइट? तो सिर्फ क्लाइंट से मेरा एक वेबसाइट वाले मैंने दिखाया था ना एक कंपनी, तो वो हमारी कंपनी है। तो मैंने 8 17 से 18 प्रोजेक्ट सिर्फ क्लाइंट से बेचे थे, और कॉलेज में जब मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहा था या लास्ट ईयर तक जाते-जाते, हमने लगभग 10-12 प्रोजेक्ट्स बना लिए थे। वो भी बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स, राइट? तो उसका इफ़ेक्ट अलग पड़ गया था। वो सुनते ही उन्होंने आगे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत क्वेश्चन किए और सिलेक्ट कर लिया मुझे, राइट?
तो कहीं न कहीं आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम सुने हो? लास्ट ईयर वाले? यस सर, ये लास्ट सेमेस्टर में ही था। राइट, क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर पूरा एनालिसिस होता है, हर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी है चीज़ें पढ़नी होती है हमें। प्रोसेस होता है, एक मेथोडोलॉजी होती है, कैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, राइट? तो वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। तो इन सब चीज़ों का बस ख़्याल रहता है ना, तो इंटरव्यू के टाइम में ये सब हमें दिक्कत नहीं करती, राइट? इससे क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी-कभी कि ये मेथड क्या होता है, वो क्या होता है? तो फुल स्टैक डेवलपर हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब भी आना चाहिए आपको, राइट? तो जैसा कि कल के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि कल आपको सिखाऊँगा कि पाइथन का इंस्टॉलेशन, जिसके लैपटॉप में पहले से ही पाइथन इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी है कोई जिनके लैपटॉप में पहले से ही है या फिर अभी करना है? यस सर, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, एनीवन? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके, करना है। लैपटॉप है आपके साथ? ओके, सुमित, या ग्रेट। आप सीख भी जाओगे कैसे करना है। देखो, मैं इसलिए यूज़र फ्रेंडली बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने और भी बहुत सारे जैसे प्रीमियम वाले बैच हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं यार। तो इन चीज़ों के बारे में ना पता होना चाहिए आपको, कैसे इंस्टॉल करते हैं। कई मैंने ऐसे मेरे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट नहीं था, वो दोस्त था एक्चुअली। उसने वो उनको सी में कोडिंग करना आता था, सी प्लस प्लस में भी आता था, लेकिन उसे सी इंस्टॉल करना नहीं आता था, राइट? तो वो सी इंस्टॉल करवाते थे किसी और दोस्त से। अब जिसे सी इंस्टॉल करना आता था, उसे कोडिंग करना नहीं आता था। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए एज़ अ फुल स्टैक डेवलपर। आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? और पाइथन के जैसा ईज़ी लैंग्वेज तो कोई है ही नहीं। तो मैं अभी इंस्टॉल करवाऊँगा थोड़ा-सा। ये कहाँ तक कल मैंने बताया था? यस सर। कौन आ रहे हैं? ओके। अच्छा, आप लोगों को याद रहता है कुछ आपने एक्सप्लोर किया था पाइथन के बारे में? मैं एक्चुअली फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है ना, आप अभी से पाइथन में इतना अपना एनवायरनमेंट बना लो, इतनी कोडिंग कर लो, आपको बिलीव नहीं होगा। एक से एक कोडिंग लगभग 10 केबी 15 केबी के होते हैं, राइट? और 20 केबी या 1 एमबी तो जाता ही नहीं है, राइट? 15 से 20 केबी 30 केबी तक होता है। लेकिन मेरे पास 2 जीबी 3 जीबी का खाली कोड्स पड़े हुए हैं। इतने कोड्स मैंने बनाए, राइट? जितना ज्यादा प्रोग्राम करोगे, हर एक चीज जो आपके माइंड में आता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, बस उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको यूजर फ्रेंडली बता रहा हूँ कि मतलब आपको पता होना चाहिए इस फील्ड में। आपको ये भी बताया था कि थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि पाइथन जो जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल इसलिए क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होता है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये उप्स क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा आपको। और ये गिडो वेन डोसम के द्वारा बनाया गया था 1989 में, राइट? ऑफिशियली पाइथन 1991 में बनाया गया था, सॉरी लॉन्च किया गया था। और ये पाइथन बच्चों के लिए या फिर किसी भी बिगनर्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के हैं या फिर जो इंजीनियरिंग के नहीं है, उसके लिए भी बिगनर लैंग्वेज माना जाता है कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। और ये भी मैंने दिखाया था कि जावा में अगर आपको कोडिंग करना हो तो इतने लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा आपको, और सी में करना है तो 5 लाइंस का, लेकिन आपको पाइथन में लिखना है तो 1 लाइन में आप लिख सकते हो, राइट? आपको ये भी बताया था कि अगर 2 इंटीजर का सम करना हो तो आपको 10 लाइन के कोड लिखने पड़ेंगे इन जावा, और सी में आपको तकरीबन 9 लाइन्स के कोड लिखने पड़ेंगे। और इन टर्म्स ऑफ पाइथन आपको 3 लाइन में आप प्रिंट कर सकते हो। इतना अच्छा खासा इसका वो है, ठीक है? अब ये भी बताया था कि पाइथन का नाम कहाँ से आया था। एक टीवी शो चलती थी द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस, जो 1969 और 1974 के बीच टीवी पे चला करता था। उस चैनल का नाम था बीबीसी, जिस पे ब्रॉडकास्ट होता था, उस पे चलता था। उससे वो प्रेरित होकर या इंस्पायर होके उन्होंने नाम रखा पाइथन। तो या मैंने ये भी बताया था कि वो सारे लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर किया उन्होंने, देखा कि कौन सी लैंग्वेज कैसे काम करती है, फिर उसके फीचर्स को दिमाग में रखते हुए उन्होंने ऐसा बनाया जिसमें सारे फीचर्स को उसने ऐड कर दिया। लाइक फंक्शनल प्रोग्रामिंग सी में चलता था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सी प्लस प्लस में चलते थे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता था,
और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फीचर्स जो मॉड्यूल 3 में आता था, ये सब चीज़ों को उन्होंने कर दिया। ये देख मॉड्यूल क्या था? मॉड्यूला 3 एक प्रोग्रामिंग वो लैंग्वेज हुआ करता था। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट में ज़्यादा इसका यूज किया जाता, अब नहीं किए जाते, क्योंकि मैंने कहा ना पाइथन में हर एक फीचर्स को ऐड कर दिया गया, राइट। ये देखो क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स इन पाइथन डिराइव्ड फ्रॉम सी एंड एबीसी लैंग्वेजेस। मतलब सी तो लैंग्वेज आप लोगों को पता ही है, आपने करा भी है। एबीसी लैंग्वेज सी से भी पहले हुआ करता था, राइट। तो उससे डेवलप सी भी किया गया था, मतलब सी को दिमाग में रखते हुए सी प्लस प्लस बनाया था, लेकिन सी को जो डेवलप किया गया था वो एबीसी लैंग्वेजेस के थ्रू, और उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाइथन को डेवलप किया, राइट। अब ये देख लो, ये मैंने शायद नहीं बताया था कि पाइथन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी है आपका, तो इतना आपको ख्याल होना चाहिए कि पाइथन का इस्तेमाल, क्योंकि आपसे लोग पूछ देते हैं जो जावा पढ़ रहे होते हैं ना, जो जावा से फुल स्टैक डेवलपमेंट वैसे बेसिकली कम लोग करते हैं, और जो जावा पढ़ेंगे वो आपसे पूछ देंगे ठीक है पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं बताओ। तो आप उसे ये कह सकते हो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए पाइथन का यूज किया जाता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब आपने नोटपैड देखा होगा, आपके लैपटॉप में है नोटपैड, आपके लैपटॉप में वर्ड पैड है, आपके लैपटॉप में एमएस पावर पॉइंट है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो मोस्टली अगर आप उसको पाइथन में बनाते हो और बनाया भी जाता है तो वो यूजर फ्रेंडली बनता है, मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप ज्यादा से ज्यादा लॉजिक पे वर्क कर पाओगे, राइट। ये देखो, फॉर डेवलपिंग डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे हम जब वेबसाइट तैयार करते हैं ना, तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि एक जो सर्वर होता है हमारे पास, उसको ही मोस्टली डेटाबेस बोलते हैं, जिसपे हम अपने जो डेटा है उसको स्टोर करके रखते हैं, या फिर वो आपके कंप्यूटर मशीन में हो सकता है या फिर आपके सर्वर पे हो सकता है, राइट। तो उसका जो एप्लीकेशन होती है, जिसके एप्लीकेशन की मदद से हम डेटा को निकालते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, उसी को डेटाबेस एप्लीकेशन बोला जाता है, राइट। तो उसको भी हम पाइथन की मदद से बना सकते हैं। फॉर डेवलपिंग गेम्स, एक पाईगेम नाम का एक मॉड्यूल है, मैं आपको बता दूंगा पाईगेम। तो पाईगेम एक इतना अच्छा खासा मॉड्यूल है जिसके मदद से आप लाइब्रेरी भी कह सकते हो इसको, तो जिसके मदद से ना पाइथन के थ्रू गेम बना सकते हैं, वो भी कम कोड्स में। आपके पास बने बनाए बहुत सारे चीज अवेलेबल है पाइथन के अंदर, जिसमें आपको ज्यादा सिंटेक्स पे काम नहीं करना होता था, और आप पाईगेम की मदद से गेम बना सकते हो जैसा चाहो वैसा। ऐसा सीरियलाइजेशन, मल्टी थ्रेडिंग, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आगे पाइथन में। फॉर मशीन लर्निंग, अगर आप मशीन लर्निंग की बात करोगे ना, जिसपे अभी हम लोग रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, आपको पता है आई एम डेटा साइंटिस्ट। तो मशीन लर्निंग में ना पाइथन के अलावा अगर आप रेल्स यूज करोगे, या फिर आप एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर, आर भी पाइथन की तरह वर्क करती है, पर आर का भी कोड ना पाइथन से ज्यादा भारी होता है, मतलब बड़ा होता है। आपको प्रिंट, अगर जैसे यहाँ पे प्रिंट है, वहां भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसके कोड्स बड़े बड़े होते हैं, और वो आर उतना फैला हुआ नहीं है, उनका जो फाउंडेशन है वो उस पर कुछ ज्यादा वर्क नहीं किया आर वालों ने, तो दैट्स वाई वो उन्होंने उसको पीछे कर दिया पाइथन ने। तो मशीन लर्निंग के जितने भी कोड्स होते हैं, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली पाइथन में ही लिखे जाते हैं। तो अगर आपका पाइथन का फंडामेंटल क्लियर होगा, तो आप अपना फ्यूचर मशीन लर्निंग के फील्ड में भी बना सकते हो। ये आपका एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, उनके लिए तो ये काफी अच्छा होने वाला है कि अगर पाइथन में आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा, तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के फील्ड में आप करियर बना सकते हो। ये देखो 8th पॉइंट है, फॉर डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। ये क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सेंसर्स होते हैं, राइट। सेंसर्स में जो हमारा सेंसर वर्क करता है वो आईओटी बेस्ड होता है। आज के टाइम में आईओटी किसने किसने नाम सुना है, कोई बताएंगे, एनीवन? अच्छा, क्या होता है आईओटी, या क्या करते हैं इसमें? इसमें हम क्या करते हैं, पूरी इंटरनेट बेसिस कुछ एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं जिसके तो हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, ओके, तो उसमें आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा, पाइथन इस्तेमाल किया था? नहीं सर, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन नहीं, उन्होंने सी और अच्छा सी प्लस प्लस अच्छा, में बताया सी और सी प्लस प्लस में। तो कितने लंबे कोड्स लिखने पड़े होंगे, काफी ज्यादा लाइंस के? था। अब बिलीव करो, पाइथन में आप 7 से 8 लाइन में आप उस सेंसर को चला सकते थे। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया था आईओटी बेस्ड, वो 7 से 8 लाइन में आप बना सकते थे। और आप लोगों को भी बता दूं, आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने ये देखा होगा कि हर चीज अब वर्चुअल होने वाली है, राइट। हर चीज अब वर्चुअल होता जा रहा है। तो जैसे घर में वो टीवी होती है, अब स्मार्ट टीवी आने लगा है, जैसे हम स्मार्ट एलईडी कहते हैं। तो अब बहुत सारी चीजें सेंसर बेस्ड होने लगा है। तो वो चीजें कैसे वर्क करती है, हम कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक
आपको पता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है? वो किसी से कुछ इंस्ट्रक्शन लेती है, फिर उसको एनालिसिस करती है और कुछ आउटपुट जनरेट करती है, राइट? वैसे ही होता है, जैसे सेंसर होते हैं, ऐसे सेंसर जो सेंस करता है कि ये आदमी है या ऐसा ये कह लो ये बॉय है या गर्ल है। कुछ ऐसे सेंसर्स बनाए हुए हैं, हमने प्रोजेक्ट भी बनाया है कि ये बॉय है या गर्ल है। ये कैसे फेच होता है? वो हमारे चेहरे का कुछ आर्किटेक्चर लेता है, ठीक है? कोई स्ट्रक्चर लेता है या ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा-वैसा कुछ लेता है और उसको एनालाइज़ करता है। फिर उसको बताता है कि या ये बॉय है और ये गर्ल है। लाइक ये कैसे करता है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के पास वो क्षमता होती है कि वो कुछ चीज़ को ले सकता है, उसको एनालाइज़ कर सकता है और उसपे आउटपुट जनरेट कर सकता है, राइट? यही होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर डेवलपिंग वेब। आपको पता है पाइथन सबसे ज़्यादा जो फेमस है किसी चीज़ में, वो है वेब डेवलपमेंट, राइट? वेब डेवलपमेंट में हद से ज़्यादा पाइथन फेमस है, क्योंकि पहले ना पीएचपी से जब आप बनाते थे या फिर किसी अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप बनाते थे, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था आपको, राइट? लेकिन अगर आप पाइथन की बात करें तो ऐसा अब कुछ नहीं रहा। आप मुश्किल से 5 से 10 लाइन का कोड लिख के आप वेबसाइट रन करवा सकते हो अपने लैपटॉप में, राइट? ऐसा कुछ हो गया है। मैं आपको बताऊँगा, जब आपको फ्रेमवर्क पढ़ाऊँगा तो मैं आपको सिखाऊँगा कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं वेबसाइट बनाना। एक-एक चीज़ सिखा दूँगा। आप अपनी पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो, आप अपना अच्छा वेबसाइट तैयार कर सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग से सिखा दूँगा। लेकिन वेबसाइट जो है ना, वेबसाइट के फील्ड में पाइथन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। अब ये देखो फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग। नेटवर्क प्रोग्रामिंग जो होता है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी का एक पार्ट होता है। वहाँ पाइथन का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने नेटवर्क सिक्योरिटी का नाम आप सुना होगा, आप कोई-कोई तो पढ़ा भी होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट होगा, नेटवर्क एनालिसिस लाइक दैट। तो उसमें ना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे हम चीज़ों पे वर्क करते हैं, कैसे किसी चीज़ का सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। किसी सॉफ्टवेयर में अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने हो, तो वहाँ भी पाइथन का या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वहाँ पाइथन का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? क्योंकि इसमें कम कोड्स लिखने होते हैं। मैं ये सब इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए। क्या होता है ना, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तभी आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, आप उसमें बिलीव मी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। लाइक अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? आपको गिटार प्ले करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको दुनिया का सबसे अच्छा टीचर भी अगर आपको गिटार सिखाने आए ना, आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, राइट? अगर आपको गिटार में इंटरेस्ट है, तो कोई नॉर्मल सा यूट्यूबर भी आपको अगर गिटार सिखाएँगे ना, तो आप वो सीख लोगे। क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसकी बातों को आप अच्छे से ध्यान दोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट? तो यार जो सबसे लास्ट है लास्ट नहीं 6 नंबर है, ऐसे मैं बता रहा था। तो फॉर डेटा एनालिसिस एप्लीकेशंस, डेटा एनालिसिस क्या होता है? एनीवन? किसी को पता है डेटा एनालिसिस? आपको पता है रवि, डेटा एनालिसिस क्या होता है? सर नाम तो सुना है, अल्टीमेटली पता है ज़्यादा तो हाँ, हाँ, क्या पता है? अच्छे से आपको बताना भी नहीं है। डेटा एनालिसिस में सर जो भी हमारा सर आप एक्सप्लेन करिए मैं नहीं, 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 आप बताओ, आप बताओ। सर डेटा एनालिसिस में ये जो इसके जो मशीन लर्निंग वगैरह जो हम पढ़ते हैं तो उसमें जो भी हमारा डेटा देते हैं हुँ, तो हुँ। हमको तो मतलब कैसे एक्सप्लेन करें? तो ज़्यादातर पता नहीं है तो मैं कोई दिक आपको ज़्यादा आपसे पूछ भी नहीं रहा हूँ। हुँ। देखिए, डेटा एनालिसिस जो होता है ना, वो एक प्रोसेस है, राइट? क्लीनिंग करने का, डेटा क्लीनिंग करने का। जब आपके पास बहुत बल्क में डेटा होगा, आपने बिग डेटा का नाम सुना होगा, राइट? तो आपके पास जब बल्क में डेटा होगा, तो आप वहाँ पर ना डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि डेटा क्लीनिंग एक मेथड है, बहुत सारे उसमें एरर्स होते हैं, राइट? तो बहुत सारे एरर्स होते हैं, उस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको डेटा क्लीनिंग का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ का डेटा है, अमेज़न का डेटा है, ठीक है? अमेज़न का ऐसा डेटा है जिसमें बहुत से लोगों ने सामान परचेज़ करा या फिर ये सब चीज़ें, जो भी खरीदते हैं लोग। तो अब उसका डेटा आपके पास है, तो बहुत सारे उसमें नल डेटा सेट होते हैं, राइट? आपके पास फाइल तो आ गई, लेकिन बहुत सारे नल डेटा होते हैं। जैसे किसी ने सामान खरीदा और उसने पे नहीं करा, तो डेटाबेस में तो वो भी सेव होगा ना कि इसमें सामान खरीदा, कार्ट में ऐड किया, फिर उसको रिमूव कर दिया, परचेज़ नहीं किया।
बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का काम तो यही होता है कि उस पे एनालिसिस करना। तो आप उसको कैसे पता करोगे, कैसे फेच करोगे? तो उसी जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को डेटा एनालिसिस बोलते हैं। कि आप उसको कैसे फेच किया, आपने निकाला डेटाबेस से और आपने यूजर को या लोगों को दिखा दिया। जैसे होता है ना कि इंडिया में लास्ट ईयर में 98% अमेजन की सेलिंग हुई, या फिर फ्लिपकार्ट ने 2% अमेजन से ज्यादा बेचा, या फिर इस प्रोडक्ट का सेलिंग मार्केट में ज्यादा है, ऐसा आपने सुना होगा। ये सब एनालिसिस है और डेटा एनालिसिस है, ठीक है। उसके पास बल्क में डेटा होते हैं और उसके साथ वो एनालिसिस करते हैं कुछ इस तरह का। जैसे चार्ट आपने देखा होगा, आपने अगर बारिश की देखी होंगी कि वो बारिश होती है और दिखाया कल के बारिश के बारे में कि कौन कौन से जगह पे बारिश हुई और कौन कौन से जगह पे नहीं हुआ। ये कैसे बताते हैं? ये डेटा उनके पास होता है, डेटा साइंटिस्ट के पास, और उसको पाइथन की मदद से, बेसिकली पाइथन की मदद से वो फेच करते हैं कि यार कौन कौन से जगह पे हुई, कौन कौन, इसके कोड्स होते हैं बेसिकली। तो जिनको इंटरेस्ट है डेटा साइंस में जाने का इन फ्यूचर, तो उनको अच्छे से पता चल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक बात ये भी बता दूं कि हर कोई ना वेबसाइट डेवलपमेंट में ही नहीं जाते, राइट। सीख लेते हैं लेकिन हर कोई जाते नहीं है उसमें। कुछ लोग मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के फील्ड में जाते हैं, तो उसमें अच्छी सैलरी भी होती है, अच्छा स्कोप भी होता है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप कंपनी स्विच भी कर सकते हो और कंपनी का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है ना, जो टेक्नोलॉजी का फील्ड है, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मुड़ रही है, ठीक है, उसकी तरफ ये जा रही है। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो आप वो भी सीख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। और वेबसाइट डेवलपमेंट में, लेकिन हाँ, लास्ट ईयर वालों के लिए एक बात ये भी है कि आप अभी मत स्टार्ट कर दो अचानक से ये सीखना, राइट। आप अभी कैंपस पे भी ध्यान दो और ये सीख लो, ताकि आप कैंपस में या फिर उनकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैंपस की हायरिंग होगी जब आपकी, तो उसमें आप ये पाइथन से हर चीज कर दो, इतना तो बन जाओ, इतना मैं बना भी दूंगा। ये सब याद रखो, अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो पाइथन के बारे में आपको हर चीज पता होना चाहिए। ये जन्म कुंडली मैंने आपके लिए निकाल के रखा है पाइथन का, राइट। तो ये देखिए, इंटरनली गूगल एंड यूट्यूब यूज पाइथन कोडिंग। तो देखिए क्या होता है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क नहीं करती है, ठीक है। उनके पास अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें वो पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें वो पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इंस्टाग्राम के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें वो पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, नासा एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय पाइथन। ये क्या, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन, ये कोई कंपनी होगी न्यूयॉर्क में जो मल्टीनेशनल होगी, तो ये भी इंटरनली पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। आपको कल के लेक्चर में ये भी बताया था कि पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन? क्योंकि ये इजी टू यूज है, यूज करना बहुत आसान है, एक दो लाइन के कोड में हम अपना काम कर सकते हैं, और यूजर फ्रेंडली है, फास्ट भी चलता है, तो हम क्यों ना पाइथन इस्तेमाल करें। टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, याहू, ये सब भी पाइथन का इस्तेमाल कर रही है। तो आप क्यों पीछे हो, आप भी पाइथन सीखो ना, राइट। तो आप आगे फीचर्स ऑफ पाइथन ये भी बताऊंगा, उससे पहले किसके किसके लैपटॉप में पाइथन है ये बताओ। किसमें नहीं है? जिसमें है तो जाहिर सी बात है यूज ही किया होगा, और जिसमें नहीं है, आप वो चाहे तो अभी इंस्टॉल कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे करना है। मोहिनी भारती, आपके लैपटॉप में नहीं है ना? आवाज आ रही है मेरी? ओके, ओके। तो आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो या मैं करके दिखाऊं, आप साथ साथ करोगे? ओके, ओके, ओके। क्या है ना कि पाइथन आपके लैपटॉप में अगर इंस्टॉल्ड है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप देख पाओगे चीज़ें कैसे वर्क करती है। और जो तो पहले यूज कर चुके हैं, जो लास्ट ईयर के हैं या जिन्होंने यूज किया है, तो उनका तो अलग बात है। वैसे गाइज एक बात ये भी बता दूं, पाइथन ना बहुत बड़ी फाउंडेशन है, राइट। इसका इस्तेमाल अलग अलग एरियाज में अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि पाइथन सीखना गलत बात है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको बोलती है कि आपको C और C++ ही आना चाहिए, जावा आना चाहिए। कुछ कंपनीज हैं जो जावा पे ही वर्क करती है, तो वो पाइथन वालों को क्या करेंगी रख के, ठीक है।
पर ऐसा नहीं है कि आप पाइथन से नहीं कर सकते कुछ भी चीज। आप टीसीएस जैसी कंपनी, विप्रो जैसी कंपनी, कोग्निजेंट जैसी कंपनी, कोई भी कंपनी आप पाइथन से आसानी से फोड़ सकते हो, क्रैक कर सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। आप गूगल में भी जा सकते हो, गूगल का जो उसका जो कोड चैलेंजेस आते रहते हैं हमेशा, समर सीजन का और ये सारी चीजें, तो उसमें आप पाइथन से कोड करके रैंकिंग कर सकते हो, उसमें आपका अच्छा खासा इंटरव्यू हो जाएगा। वैसे आपको पता है गूगल के पास आपका सारा डेटा है ही, तो रेज्यूमे अपलोड करने की भी जरूरत नहीं होगी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर। सिंपली देखिए, आप क्रोम ऐसे खोलें और जिसके में पाइथन नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना है, पाइथन वाले भैया ने आपके लिए हर चीज कर रखा है, ठीक है। तो आप पाइथन डाउनलोड बस सर्च करें। पाइथन जब आपको पता होना चाहिए यार, जिसके में है ना वो भी सीख लें। कभी भी पाइथन अनइंस्टॉल हो जाए या फिर किसी सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करना हो, बस आप नॉर्मली ये बस लिखें पाइथन डाउनलोड, तो पहली जो वेबसाइट आएगी वो पाइथन की आएगी। अच्छा, आपको पता है ये सब कैसे होता है? आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि कुछ भी डालते हैं तो वो पहले एक ही नंबर पे क्यों आता है। ये गूगल की अपनी रैंकिंग है, एसईओ बोलते हैं इसे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फुल स्टैक डेवलपर को पता होना चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जिसमें कीवर्ड्स होते हैं, और जो आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, आप भी बनाओगे, तो उसको जब होस्ट करोगे, डिप्लॉयमेंट भी मैं सिखाऊंगा। वैसे मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उसमें डिप्लॉयमेंट नहीं सिखाया गया था, राइट। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो वहां पे डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, कैसे चीजें वर्क करती है, तो जो भी मैंने सीखा मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा, राइट। उसका टेंशन मत लेना। आप अपनी जो वेबसाइट तैयार करोगे ना, मैं आपके लैपटॉप में होस्ट करवाऊंगा, आप गूगल पे सर्च कर पाओगे। जैसे अगर आपको मैं अपनी वेबसाइट दिखाऊं, जेंगो से ही बनी है, पाइथन फ्रेमवर्क, पाइथन का जो एक फ्रेमवर्क है जेंगो, आपने नाम सुना होगा, जेंगो फ्लास्क, तो जेंगो से ही वेबसाइट बनी है। दिख रही है? ये सब जेंगो से बना हुआ। तो मैं ऐसा ही बनवाऊंगा आपसे भी, आपका पोर्टफोलियो खुद का बनवाऊंगा या फिर आपका जो भी आइडिया है उससे बनवाऊंगा, राइट। और आप उसको आपसे होस्ट करवाऊंगा गूगल पे। ये देखो, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की जरूरत पड़ती है, राइट। तो आप ये देखें, मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्म लगाया है, राइट। तो मैं आपको ये चीज आप बताने वाला था कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए या उसको होस्ट करने के लिए बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों का जरूरत पड़ता है। ये जो चीजें आपको दिख रही है स्क्रीन पर अभी जो स्क्रॉल हो रही है, ये फ्रंट एंड है या बैकएंड है? फ्रंट एंड कैसे पता चला? उसकी डिजाइनिंग या उसकी डिजाइनिंग हुई है और वो दिख रहा है हमें, ठीक है, दिख रहा है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, फुल एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट डेवलपर और एज एन इंजीनियर, क्योंकि बिजनेस फील्ड का काम होता है सारा सॉफ्टवेयर का, जो दिखता है वही बिकता है। हमेशा याद रखना, बहुत बड़े जो बिजनेसमैन है इस चीज को फॉलो करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए फ्रंट एंड का वैल्यू ज्यादा दिया गया है। अब बैकएंड ठीक है, बैकएंड का बहुत सारा फ्रेमवर्क्स है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर जो दिखता है वही बिकता है, तो इसलिए आपका एक अच्छा खासा फ्रंट एंड भी होना चाहिए। बाय द वे, ये फ्रंट एंड मैंने नहीं तैयार किया, हमारी टीम के लोग तैयार किए, क्योंकि मैं बैकएंड पे ज्यादा वर्क करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया है। तो अगर जिनको HTML और CSS पता होगा, उन्हें पता होगा फॉर्म कैसे बनते हैं। लेकिन जब इस फॉर्म को हम प्रोजेक्ट के अंदर रखते हैं और किसी ने कुछ फिल किया, लाइक यहाँ पे नेम किसी ने डाला, किसी ने नेम डाला, ठीक है, उसने अपना ईमेल डाला, राइट, उसने अपना ईमेल डाला और सब्जेक्ट डाला, मतलब मैंने ये फॉर्म लगा रखा अपनी वेबसाइट में कि अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। तो अगर मान लेते हैं ये क्वेरी है किसी को और कुछ मैसेज डालना हो, राइट, तो अब ये फॉर्म का काम बेसिकली फ्रंट एंड का काम है। आप लोगों को पता, आपने बताया कि फ्रंट एंड वही होता है जो दिखता है या जो डिजाइनिंग होती है, तो इसका डिजाइनिंग किया गया है HTML से, जो आप गुरु सर से सीखेंगे, राइट। अब अब देखो एक चीज, ये
इस फॉर्म को जब बनाया गया था तो इसमें आप फिल कर दिए, लेकिन इसका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं बैकएंड में जाता है, राइट, कहीं ना कहीं बैकएंड में जाता है। यही चीज आपको समझना है, फ्रंट एंड और बैकएंड में अंतर क्या होता है। ये जो फ्रंट एंड है, इसका डेटा जैसे ही हमने ये लिखा, ठीक है, और सबमिट का बटन हम जैसे ही दबाते हैं, वो जो पूरा डेटा है वो बैकएंड में जाता है। अब वही बैकएंड में कौन सा लैंग्वेज काम कर रहा होता है, अब हमारा पाइथन काम कर रहा होता है। तो पाइथन क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम ही वही है, आप हमेशा याद रखो। कुछ डेटा हम यूजर से लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और आगे सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो जेंगो से बना हुआ तो उसमें पाइथन लैंग्वेज से बनी हुई है, राइट। तो इसने क्या किया, जैसे ही मैं इस सबमिट बटन को दबाता हूँ, ठीक है, देखिए अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ। उस दिन मैं बता रहा था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, याद है आपको? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो सर्वर साइड का लैंग्वेज होता है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाता है। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। पहला तो आप HTML CSS ये सब किया गया, राइट, जैसे डिजाइनिंग की हुई मात्र। फिर जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया गया है। अब वो जावा स्क्रिप्ट क्या काम कर रहा है, आप ये देखो, यहाँ पर मैंने हेलो सर सिर्फ लिखा है इसमें, और यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट लगा दिया, ठीक है, कि ये पाइथन के पास पहले बाद में पहुंचेगा, पहले जावा स्क्रिप्ट इसको चेक करेगा, वही कि इनपुट लेगा और उसको एनालाइज करेगा, फिर आउटपुट देगा। तो जावा स्क्रिप्ट जो मैंने लगाया स्क्रिप्टिंग बेस्ड, जो आपको गुरु सर सिखा देंगे कैसे होता है, जावा स्क्रिप्ट ने इसको चेक किया कि इसमें 15 कैरेक्टर्स हैं या नहीं, ठीक है। उसने चेक किया 15 कैरेक्टर्स हैं या नहीं, तो फिर देखा नहीं यार इसमें तो 15 कैरेक्टर्स है ही नहीं, इसमें तो 7-8 कैरेक्टर्स हैं। चलो उसको एक मैसेज दे देते, ये मैं आप खुद से सेट करोगे क्या मैसेज देने हैं, कैसे देने हैं। तो मैंने एक मैसेज दे दिया कि प्लीज इंटर योर मैसेज, इट शुड हैव एटलीस्ट 15 कैरेक्टर्स, राइट। ये जावा स्क्रिप्ट का काम है। मैंने बताया कि पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, तो आप पाइथन को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, पाइथन के थ्रू भी मैसेज जनरेट कर सकते हो, तो ठीक है, चलो कुछ लिख देते हैं। राइट, अब तो 15 कैरेक्टर्स ज्यादा हो गए। तो अब जावा अभी सबमिट का बटन दबाया तो जावा स्क्रिप्ट अब चेक करेगी, राइट। उसने चेक किया, चलो ठीक है 15 कैरेक्टर्स या 15 से ज्यादा हो गई, तो उसको मैसेज भेज दिया कहाँ, बैकएंड में। अब बैकएंड में कौन सा फ्रेमवर्क है हमारा, जेंगो, और उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, पाइथन। तो पाइथन ने क्या किया, डेटा लिया, तो हमने उस पर कोड कर रखा है कि जब भी कोई डेटा यहाँ से आए उसको तुम क्या करो, हमारे डेटाबेस में सेव कर दो, ठीक है। उसने क्या किया, डेटाबेस में सेव कर दिया। और मैंने ये भी कहा कि जब तुम डेटाबेस में सेव कर दो, एक एक लाइन का कोड है, मतलब 10-10 कैरेक्टर्स के, बस आपको समझ में आ जाएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सब सिखाऊंगा। तो उसने क्या किया, चलो कोड को डेटाबेस में, जो आपका मैसेज गया था अभी, उसको डेटाबेस में सेव कर दिया, राइट। इसके बाद फिर मैंने कहा उसको एक मैसेज भी जनरेट कर दो, योर मैसेज वॉज सेंट, थैंक यू, राइट। तो क्या किया उन्होंने, एक मैसेज भी सेंड कर दिया। अब मैसेज उन्होंने भेजा किसे, HTML वाले को। मान लेते हैं कि HTML वाला बंदा बैठा है, एक बैकएंड पाइथन वाला बंदा बैठा है, एक डेटाबेस वाला बंदा है। सोच लो, एक विजुअलाइज करो अपने दिमाग में, पूरा आर्किटेक्चर बनाओ। एक बंदा ऐसा है जिन्होंने, एक सेकंड में वो करता हूँ, ये पेंट वाली स्क्रीन दिख रही है, ग्रेट, ओके थैंक यू। ये देखो, एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है जो HTML का काम कर रहा है, डिजाइनिंग का पार्ट कर रहा है, राइट। ये पूरा सॉफ्ट, ये समझ लेना कि इसमें HTML CSS सारी चीजें हैं। एक यहाँ पर बैठा हुआ है जो बैकएंड है, राइट, जिसमें पाइथन जेंगो है, जेंगो फ्रेमवर्क है जिसमें बनते हैं, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। एक यहाँ पे आदमी बैठा है जो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करता है। इसके पास ना एक कैरी बैग है, राइट, इसके पास एक कैरी बैग है। ये कैरी बैग में स्टोर कर सकता है, कुछ भी चीज को स्टोर कर सकता है, जैसा आपने कहा वैसा स्टोर करेगा। अब इससे ये नहीं कह सकता, मेरी बात को समझो आप, इससे ये नहीं कह सकता कि भैया आपके कैरी बैग में क्या है क्या नहीं, नहीं कह सकता, राइट। और इससे ये हमेशा बात करता रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, बैकएंड है, यहाँ पाइथन इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे आपने HTML CSS इस्तेमाल किया था, और ये MySQL है, मान लेते हैं डेटाबेस बहुत सारे होते हैं, वैसे MySQL है, ठीक है। अब ये पाइथन वाले भैया क्या किए, ये HTML पे जो फॉर्म था, आपने फॉर्म को फिल कर दिया, ये क्या किया, सारा डेटा जैसे कि आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, सारी चीजें को इन्होंने क्या किया, बैकएंड में पाइथन वालों के पास भेज दिया। अब पाइथन में हमने पहले से ही सेट कर रखा था कि भैया यहाँ से अगर कोई भी डेटा आपके पास आया, मतलब यहाँ पे अगर कोई आया, तो आप चेक कर लेना कि इस डेटा सही है या नहीं। अगर सही है
तो आप इसको क्या करना, डेटाबेस में सेव कर देना। ये डेटाबेस देखो, ये कैरी बैग लेके बैठा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कैरी बैग में डाल दिया वही, लेकिन बीच में मैंने एक जावास्क्रिप्ट वाला बंदा भी खड़ा कर रखा है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट, ये सिर्फ खामियां निकालते हैं, कुछ औरतें नहीं होती खामियां निकालते हैं सॉरी, ठीक है। तो ये सिर्फ खामियां निकालते हैं। इन्होंने देखा कि इसमें ना 15 कैरेक्टर से कम है मैसेज, खामियां निकालते हैं यार। काम तो आप 2 कैरेक्टर्स में भी हो, तो इसमें भी आपने ही सेव कर रखा है कि अगर 15 कैरेक्टर से कम हो, ठीक है, तो आप यहाँ से आगे बढ़ने ही ना दो, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ने ही ना दो। तो जैसे ही आपने मैसेज डाला 15 कैरेक्टर से कम हुआ, फिर से बोलते नहीं भैया आपको फिर से इंटर करना है, आपने 15 कैरेक्टर से कम मैसेज रखा, ठीक है। ये आप कोडिंग कर रहे हो एक एक लाइन का, बस कुछ नहीं करना। और जैसे ही फिर से इन्होंने डाला, आपको देखा, आपने देखा मैंने फिर से डाला था, फिर से इन्होंने डाला, फिर से इन्होंने वापस इसको सेंड किया, बोला हाँ अब सही है। अब उसने क्या किया, पाइथन वाले भैया के पास भेज दिया बैकएंड। ये हो गया क्या, फ्रंट एंड, जो आपने एचटीएमएल से डिजाइनिंग का पार्ट करा, ये क्या हो गया, बैकएंड। बैकएंड तो इसमें क्या किया इन्होंने, डेटा वहां से ले लिया। फिर अब इसका काम आपने खुद सेट कर रखा है उसमें पाइथन में कि यहाँ जो भी डेटा है उसको डेटाबेस में, या इनके पास जो कैरी बैग है माइस्क्यूएल वाले भैया के पास, आप उसके पास भेज दो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, माइस्क्यूएल वाले भैया के पास भेज दिया। अब ये पाइथन का एक फाइल हुआ, आपने पाइथन में दूसरी फाइल बनाई, और उसमें आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर कितना डेटा है ये हमें दिखाओ, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या किया, इस जितना भी डेटा स्टोर है, जैसे आपने मेरी वेबसाइट पे गए और आपने कुछ डाला, उन्होंने डाला, हर कोई किसी ने कुछ डाला, ये सारा डेटा को ये बैकएंड यहाँ पे दिखा देगा। भैया हमारे पास एक हिमांशु नाम के आदमी आए थे, हमारे पास एक गुरु नाम के आदमी आए थे, हमारे पास एक रवि नाम के आदमी आए थे, जिसका डेटा, सारी चीजें दिखा दिया, आपने देख लिया, चलो यार हो गया। यही वेबसाइट होता है, वेबसाइट का आर्किटेक्चर यही होता है बेसिकली, समझ में आया, यही वेबसाइट होती है। कोई कोई किसी को क्वेरी है, पूछ सकते हो आप, क्या कैसे वर्क करता है। आवाज आ रही है मेरी, किसी को कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो, कैसे क्या वर्क करता है। मेरी डिजाइनिंग पे मत जाना, हाँ डिजाइनिंग थोड़ा सा, ये मैं पेंट से दिखा रहा हूँ ना, मेरे पास वो एक्सपी पेन नहीं है, तो ऐसे थोड़ा सा पेंट में। लेकिन हाँ, कोई क्वेश्चन कि कैसे आर्किटेक्चर, कैसे क्या, ये एचटीएमएल डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकता डेटाबेस में, एनीवन कोई जवाब दे सकता है, एचटीएमएल क्यों नहीं, ये एचटीएमएल जो पेज है वो क्यों नहीं डायरेक्ट डेटाबेस में भेज सकता है। एनीवन, मैं बताता हूँ, HTML डायरेक्ट डेटाबेस में क्यों नहीं डेटा सेंड कर सकता है, क्योंकि HTML, बस आपको यही याद रखना है, HTML मार्कअप लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, जो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे ही काम करता है, स्क्रिप्ट पे ही काम करता है, वो सर्वर पे ही रहता है, ठीक है। इसलिए उसका कनेक्शन डेटाबेस से नहीं है। अब आपको इंपोर्टेंस समझ में आ रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही इतनी पावरफुल होती है जो हर किसी से इंटरेक्ट कर सकता है, राइट। वो HTML पेज, HTML और जो भी होता है वो डिजाइनिंग का पार्ट है, वो उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। डेटाबेस जो आपका यहाँ पर डेटाबेस रखा हुआ है, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कर सकता है, HTML और ये मार्कअप लैंग्वेज ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है, राइट। ये इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कहीं देखते ना, सोने का खदान होता है, जहाँ पे पूरा सोना रखा हुआ होता है, या फिर कोई वो होते हैं पूरा रखा हुआ होता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वही इंटरेक्ट कर सकता है जिसका मैनेजमेंट उसके पास होता है, वो नहीं कर सकते जो आगे डिजाइनिंग का पार्ट होता है। जैसे एक सेकंड मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, आपको बस इंपोर्टेंस समझ में आना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, फिर तो आप कुछ भी कर दोगे उसकी मदद से, जो आपके दिमाग में आएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन आप अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो ये देखें, ये मान लेते हैं एक घर है जिसमें बहुत सारा सोना चांदी ये सब नहीं होते, ये सब रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉडीगार्ड लगा हुआ होता है, ठीक है, एक बॉडीगार्ड यहाँ पे खड़े हैं, और ये पूरा बिल्डिंग ऐसा है, राजमहल के तरह दिख रहा है, ठीक है। अब जो दिख रहा है, ये यहाँ पे भी कुछ गार्ड लोग हैं, यहाँ पे लोग हैं, पूरा ये सब है, ठीक है। अब जो यहाँ पे है वो बिल्डिंग के अंदर तो है, मान लेते हैं वो बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन वो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता, या वो देख नहीं सकता अंदर क्या क्या पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिजाइनिंग का पार्ट है। आप अगर बिल्डिंग के बाहर हो, बिल्डिंग के अंदर हो, आप नहीं देख सकते।
इसे देख सकता है कौन? सिर्फ और सिर्फ इनके बॉडीगार्ड, राइट। तो ये जो बिल्डिंग है ये क्या है? डेटाबेस है हमारा, जहाँ सोना चांदी पड़े हुए हैं, और जिन्हें सिर्फ देखने का हक है या उसे निकालने का हक है, उसमें कुछ रखने का हक है, वो हमारा बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, ठीक है। और ये ला के कहाँ दिखाएगा? क्या वो खुद ही देख के खुद ही रख देगा? नहीं, ये यहाँ से लाएगा और दिखाएगा किसे? पब्लिक को, जो यहाँ खड़े हैं, पब्लिक को उसे दिखाएगा। उसे HTML CSS ये वाले बंदे यहाँ पे हैं डिजाइनिंग का, जो यहाँ डिजाइनिंग बड़ा सा महल डिजाइन किया गया है, लाइट लगी हुई है, सारी चीजें यहाँ पर लेके आके दिखा देगा डेटा को। बस यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है। और जो देखेगा, जैसा देखेगा डिजाइनिंग का पार्ट है, वो डिजाइन कैसा किया गया है, कहाँ पे रखते हो, राइट। एप्पल का जो मुहर होती है ना, एप्पल आईफोन के फोन में ही अच्छा लगता है, ठीक है। आप उसको नॉर्मल रेडमी या रियलमी के फोन में जो बैक कवर लगाते हो, जिसमें कभी कभी एप्पल का लोगो दिखने को मिलता है, क्या वो अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन एप्पल के फोन में जो एप्पल का लोगो होता है वहां अच्छा लगता है। तो डेटा वही है, बस कहाँ रखने हैं ये हमें दिमाग लगाना होता है, राइट। तो जहां रखने हैं, जहां दिखता है, वो HTML और CSS इस्तेमाल किया जाता है। जो नहीं दिखता है लेकिन सारा काम वहीं से होता है, कौन सा डेटा जाएगा, कहां पर जाएगा, कैसे जाएगा, उसके साथ क्या क्या करने हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है, राइट। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, कैसे कैसे वर्क करती है। मैंने आपको यहाँ लाइव करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आने लगेगी। जो पाइथन इंस्टॉल कर रहे थे, वो पाइथन डाउनलोड आप अगर सर्च करोगे तो ये पहली वेबसाइट पाइथन की वेबसाइट आएगी, राइट। तो ये पहली वेबसाइट जो पाइथन की वेबसाइट है, अगर आप उसको ओपन करोगे तो वो पाइथन का वेबसाइट खुलेगा, खुद का वेबसाइट। पाइथन के वेबसाइट भी कभी कभी स्लो हो जाते हैं यार, ठीक है। तो ये देखिए, ये पाइथन की खुद की वेबसाइट है। आप चाहो तो ऐसा वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, काफी अच्छा लुक वेबसाइट का देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पर जाओगे, आपको ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। python.org यानी पाइथन डाउनलोड आपने सर्च किया, पहली वेबसाइट ओपन करी, ठीक है। ये पहला बटन दिख रही है, जिन्होंने पाइथन इंस्टॉल करना था उनके पे ये दिख रहा है क्या? ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, डाउनलोड पाइथन 3.9.7। देखो मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। नो सर, नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रही? नहीं सर, आ गया सर, नेट स्लो था। मेरा या आपका? मेरा सर। ओके, सर हाँ लेटेस्ट पर ही वर्क करना है, बिकॉज मेरा 3.8 हाँ, मैं ये भी एक्चुअली बताने वाला था, ठीक है। पाइथन के जितने वर्जन्स हैं आपके पास, राइट, हर वर्जन में कुछ ना कुछ बदले गए हैं, कुछ ना कुछ बदले जाते हैं। लेकिन 3 या 3 से एबव की अगर बात करो तो कुछ खास चेंजेस नहीं आते हैं, बहरहाल उस पर कुछ ऐड किए जाते हैं, राइट। जैसे पाइथन में कुछ पहले मॉड्यूल्स थी, कुछ लाइब्रेरीज पहले थे, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, पाइथन तो लाइब्रेरी पे ही काम करता है। सारे मॉड्यूल्स को बना दिया गया, ज्यादा कोड करने की जरूरत नहीं है, बस उसका इंपोर्ट करो और उस पर काम कर लो, राइट। तो 3 से लेके 3 एबव कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें सिंटेक्स सेम ही है, याद रखना। सारे बच्चों को मैं यही कह रहा हूँ, 3 या 3 से एबव कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें सिंटेक्स एक ही, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास 2 सीरीज का है, यानी 2.1, 2.2, 2 से 2.9 तक अगर किसी के पास है, तो उसमें सिंटेक्स चेंज हो गए हैं, राइट। पहले कुछ और हुआ करता था, प्रिंट फंक्शन कुछ और तरीके से काम करता था, अब प्रिंट फंक्शन कुछ और तरीके से काम करता है। आपको 2 सीरीज में डाउनलोड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब भी पाइथन डाउनलोड करोगे, सबसे लेटेस्ट वर्जन पाइथन का यहाँ पर आपको ऊपर में दिख जाएगा। जिनके पास 3.1 है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोड सेम ही रहेगा, राइट। तो जिनके पास नहीं है, जो पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं, आप यहां से क्लिक करोगे, लेटेस्ट वर्जन पाइथन आप डाउनलोड कर सकते हो यहीं से, इस बटन पे डाउनलोड पाइथन 3.9.7। मैं क्लिक कर रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं गैलरी का ऑप्शन पूछ रहा है कहाँ पे डाउनलोड करने हैं, राइट। तो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, तो आप डाउनलोड कर लो। लेकिन अगर किसी के पास मैक है या लिनक्स है, मैक, यहाँ से मैक ओएस पे डाउनलोड क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आपको मैक का कौन सा वर्जन आपको चाहिए, 3.7.12 मैक के लिए बना हुआ, 3.10 भी है, ये प्री रिलीज है। अभी आप 3.9.7 मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, अगर किसी के पास है तो मैकबुक, राइट। लेकिन अगर किसी के पास यूनिक्स है, लाइक लिनक्स का कमांड, अगर लिनक्स के कमांड से कर रहे हो या लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हो, तो वो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। अदर अदर मतलब उबंटू हो गया, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आपने पढ़ा है तो कर सकते हो, राइट। तो जो डाउनलोड कर रहे थे या इंस्टॉल कर रहे थे, क्या आपने ये क्लिक किया और इंस्टॉल हो रही है?
हो गया? यस सर। ओके। नहीं सर, दीपक नहीं हो रही है क्या आपसे? हो रही है सर। ग्रेट, शाबाश। और किन किन में हो गया डाउनलोड? डाउनलोड हो गए? यस सर, डाउनलोड। ओके, सो आप जहां पे आपने डाउनलोड करा है बस उस पर क्लिक करो, exe फाइल आई होगी, डबल क्लिक करो, इसको इंस्टॉल करो आप। तब तक इंस्टॉल हो रही है, मैं एक और बात बता देता हूं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए ना, या उसमें अपना करियर बनाने के लिए कुछ चीजों का आपको ख्याल बहुत जरूरी है, रखना होता है, जो आपको यूट्यूब पे लोग नहीं बताएंगे, वो वही बताएंगे जिनका एक्सपीरियंस उनमें अच्छा खासा होता है, राइट? तो जैसे फ्रेमवर्क तो आप पढ़ोगे ही बाद में, डेटाबेस तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्लाउड बताऊंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बताऊंगा, कैसे होस्ट करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, ये सब बताऊंगा। वर्जन कंट्रोल सिस्टम किनको किनको पता है? गिटहब का नाम सुने हो? वही होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसे गिट बोलते हैं, राइट? और जहां पे इसका यूज किया जाता है उसे गिटहब बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, आपने कभी यूज किया होगा। क्या होता है गिटहब? हम्म हम्म ग्रेट। या देखो, होता क्या है ना, हाँ ये सही है, गिटहब ऐसा ही हब है, जैसे प्रोग्रामर के लिए ना फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह होता है गिटहब, राइट? और वहां पर ना आप अपने कोड, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जेंगो से, पाइथन से, किसी भी चीज से, छोटा बड़ा कैसा भी कोड प्रोजेक्ट आपने बनाया, आप उसको गिटहब पे अपलोड कर दो। तो अगर आप चाहते हो कि लोग इसे कॉपी ना करें, जब मैंने मेहनत करके बनाया तो सिर्फ मैं ही देखूं, तो आप उसे प्राइवेट कर दो। या फिर आप चाहते हो, जैसे आप फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हो या इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते हो, तो आप ड्राफ्ट में सेव कर लेते हो प्राइवेट करके, या फिर आप उसे पब्लिक कर देते हो, ठीक है? तो वहां भी वैसा ही होता है, आप चाहे प्रोजेक्ट को अपलोड कर दो, प्राइवेट कर दो, तो आप खुद ही देख पाओगे, और अगर पब्लिक कर दिया आपने तो हर कोई देख पाएगा, उससे सीख पाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसमें टीम वर्क होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस गिटहब पे काम कैसे करती है, उसमें टीम वर्क होता है। जैसे मान लेते हैं आपने 4 दोस्त मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया, राइट? आपकी टीम में 4 पर्सन हैं, आपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड कर दिया और चारों के पास उसकी लिंक आपने दे दी, ठीक है? अब क्या होगा, आप प्रोजेक्ट तो आपने बना ली, तो उसमें कोई माइनर चेंजेस करनी हो किसी को भी, एनीवन आपके टीम में से, तो वो उसमें चेंज कर देंगे और एक रिपोजिटरी बना देंगे, राइट? लेकिन आपने जो पहले प्रोजेक्ट बनाया था उसमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक ब्रांच बन जाएगा नीचे, ठीक है? तो कोई अगर चाहे तो उस प्रोजेक्ट को, या तो पहला प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लें, पेरेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं, और जो ब्रांच प्रोजेक्ट होते हैं उसे डाउनलोड कर लें, ठीक है? मास्टर प्रोजेक्ट वही जो पेरेंट प्रोजेक्ट होता है, और कोई डाउनलोड करना चाहे ब्रांच प्रोजेक्ट, वहां से कर सकता है। फिर उसमें कोई चेंज करना चाहे, तो अब होता क्या है ना, अगर आप 4 टीम मिलके, अपने लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कैसे प्रोजेक्ट आपने बनाई, तो अगर आप आधा काम हुआ, फ्रंट एंड का काम हुआ, तो चलो मैं फ्रंट एंड कर रहा हूँ, कोई बैक एंड कर रहा है, कोई डेटाबेस बना रहा है, तो सबको बाद में इंक्लूड करते हैं। लेकिन आप गिटहब की मदद से, आप फ्रंट एंड वाला जो आदमी है जो फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, फ्रंट एंड का काम करके उन्होंने क्या किया, गिटहब पे डाल दिया। अब उसे इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है किसी अपने फ्रेंड से। जो बैक एंड वाले हैं, उन्होंने उसका यूज किया, अपने लैपटॉप में लाया और बैक एंड उस पर लगा दिया, ठीक है? और वहीं पे अपलोड कर दिया, उसे भी इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो डेटाबेस वाला, उसने पूरा कोड देखा और उसके हिसाब से डेटाबेस बना दिया और वहीं पे अपलोड कर दिया, राइट? तो जो पहला बंदा अपलोड किया था वो भी अलग रहेगा, लेकिन उसी में एक ब्रांच बन जाएगी जो दूसरा बंदा ने अपलोड किया, फिर तीसरी ब्रांच बन जाएगी जो तीसरे बंदे ने किया, राइट? तो टीम वर्क काफी अच्छे से वहां होता है गिटहब। तो आप लोगों को गिटहब अभी से पता होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे भी गिटहब के बारे में सर्च कर सकते हो, और यूज करना चाहिए आपको। आप हो सकता है कहीं आपको पूछ दे और इन फ्यूचर जरूरत भी पड़े, तो अभी से आप ये भी सीखो गिटहब कैसे क्या किया जाता है, राइट? समझ में आया? इसी को वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे ओला, ओला होता है ना, ओला ओला चलता है, ओला का अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, यूबर वालों का अपना प्रोजेक्ट है। तो ये सब क्या करते हैं पता है, ये सब प्रोजेक्ट को ना गिटहब पे भी रखते हैं। आप चाहे तो उसको कॉपी कर सकते हो, उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं, मतलब रन करवा सकते हो, देख सकते हो कैसे काम करती है, आप उसमें चेंज भी कर सकते हो। इससे भी बड़ी बात ये है
राइट। लेकिन वही आप चेंज करके उसके प्रोजेक्ट को आप हार्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रांच बनता है वहां पे, राइट। आपने चेंज किया, एक अलग अलग ब्रांच बन गया, न्यू ब्रांच बन गई, तो उससे उन प्रोजेक्ट को फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था कि वो प्रोग्रामर के लिए या फुल स्टैक डेवलपर के लिए वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह होता है। तो वहां पे अगर आपका जो आपने ब्रांच बनाई, कमिट किया, आपने चेंज करी, तो अगर अच्छा रहा तो ओला वाले अगर देख लिया, या कोई प्रोजेक्ट वाला उन्होंने देख लिया, तो आप कोई हायरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका जॉब भी हो सकता है, अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है, और प्राइज भी मिल सकता है, कुछ बोनस के तौर पर मिल सकता है। ऐसा होता है गिटहब पे, तो आप वहां से एक्सप्लोर जरूर करना, वो आपको एज ए फुल स्टैक डेवलपर पता होना चाहिए। समझ में आया? और एक चीज और, टेक्स्ट एडिशन, मतलब होता क्या है, अगर पाइथन का कोड लिखो या एचटीएमएल का कोड लिखो, सीएसएस का कोड लिखो, तो आप ना, टेक्स्ट एडिशन एडिटर होता है, तो अब चाहे वो जहां पर आप कोड लिखोगे, अब जाहिर सी बात है नोटपैड में तो आप कोड लिखोगे नहीं, आपके पास एक अच्छा खासा एडिटर होना चाहिए जिसपे आप कोड को लिखोगे, रन करवाओगे। तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं, सबलाइम टेक्स्ट, VS कोड जो होते हैं ना, विजुअल स्टूडियो, और पाइचार्म है, और एटम है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप पाइचार्म मत डाउनलोड करें। एक तो उसका स्टूडेंट वर्जन, कम्युनिटी वर्जन का प्रॉब्लम होता है, और वो आपके लैपटॉप को हार्म करेगा, मतलब स्लो रन करेगा, आप ज्यादा आपका वो हो जाएगा, टेंशन में आप आ जाओगे, मतलब इतना फास्ट नहीं चल पाता है वो, राइट। जब फास्ट नहीं चलेगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो पाइचार्म मत करो, एटम भी मत करो, उसमें बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, राइट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 8 GB से अधिक रैम किसी का होगा, किसी का है 16 GB? 8 GB तक ही होंगे मैक्सिमम। तो उसमें पाइचार्म और VS कोड हैंग करने लगेगा, लेकिन VS कोड बहुत के लैपटॉप में इंस्टॉल्ड भी होंगे पहले से, राइट। हाँ, VS कोड पहले से होंगे, लेकिन हैंग करती होंगी, स्लो चलता होगा, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप करो सबलाइम टेक्स्ट, राइट। सबलाइम टेक्स्ट एक ऐसा एडिटर है जहां जो कभी हैंग नहीं करेगा, बहुत इजीली वर्क करेगा, और उसमें कैसा भी कोड डालो, कैसा भी फाइल खोलो, फोल्डर बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसमें ये भी बात, आप प्रोजेक्ट को कैसे रन कराओगे, कैसे क्या कराओगे, सब कुछ दौड़ेगा अच्छे से, ठीक है, सही चल रहा है, क्योंकि आपके पास अभी उतना कोड नहीं है ना, आप रियल वो का डिप्लॉयमेंट नहीं किए हो आप, ठीक है, सबलाइम भी यूज करते हो, राइट। तो सबलाइम कहीं ना कहीं बेहतर होगा VS कोड से, ठीक है। अगर डिप्लॉयमेंट पे जाओगे तो VS कोड हैंग करने लगता है एक समय आके, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट कभी हैंग नहीं करता, ठीक है। तो सबलाइम टेक्स्ट अगर किसी के लैपटॉप में है तो सही है, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक भेज दूं क्या सबलाइम टेक्स्ट का? हाँ, यहाँ से कर सकते हो। देखो विंडोज के लिए यहाँ पे है विंडोज, यहाँ से कर सकते हो, या 64 बिट करना हो 64 बिट्स में, तो यहाँ पे पोर्टेबल वर्जन है, आप यहाँ से कर सकते हो, मैं ये लिंक भेज रहा हूँ। आप यहाँ से जाकर अपने लैपटॉप में सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल कर सकते हो। पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अभी सीख रहे हो ना, अभी प्रोजेक्ट बनाओगे बहुत ज्यादा, तो आपका ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हैंग का वैंग का। तो पाइथन इंस्टॉल हो गया, जो पाइथन जो इंस्टॉल कर रहे थे? ओके, तो इंस्टॉल हो गया, राइट। ओके, आपको बताता हूँ पाइथन आप चेक कैसे करोगे इंस्टॉल हुआ या नहीं। आप ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, CMD सर्च करो, और करो इंटर, फिर कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे खुल जाएंगे। खुली आप में? मैं एक बार करूंगा, सबसे खोलो, आप जो भी अभी यहाँ पे हो ना, हर कोई अपने अपने लैपटॉप में ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट खोल के चेक करो पाइथन है या नहीं। कर रहे हो? ओके, तो यहाँ पे पाइथन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पाइथन लिखना है आपको, एंटर कर दो।
और अगर ऐसा नहीं आया, लाइक यहाँ पे शो कर रहा है कि पाइथन 3.9.7, देखो मेरे में भी है लेटेस्ट वर्जन, राइट, यहाँ पाइथन 3.9.7 शो कर रहा है। तो अगर आप में भी जिसमें शो कर रहा है वो चैट बॉक्स में +1 लिखें, जिसमें नहीं शो कर रहा है वो -1 लिखें। ओके, एक में -1 मतलब एक में ऐसा शो नहीं कर रहा है, राइट। आपने इंस्टॉल करा है अभी? ओके, सो या मोस्टली सारे में हो गए। एक मिनट मैं सॉल्व करता हूँ। कैन यू शेयर योर स्क्रीन मोहिनी? और आप एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब तक आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करोगे ना पाइथन, और एक एक चीज नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा, राइट। तो मैं आपको अच्छे से इंटरेस्टेबल कोड्स भी आपको बताऊंगा, कैसे वायरस बनाते हैं भी मैं सिखाऊंगा आपको पाइथन में, राइट। कैसे आप हार्म कर सकते हो, कैसे आप फन कर सकते हो पाइथन से, कैसे क्या कर सकते हो, हर चीज बताऊंगा स्क्रैच से, बस आप प्रैक्टिस जारी रखना। और रियल कंपनी में कैसे वर्क करती है वो भी मैं सिखाऊंगा। क्या हुआ मोहिनी, नहीं शेयर हो रही है? नो सर। और शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, प्रेजेंट नाउ। सर मैं मोबाइल पे क्लास ले रखी हूँ और लैपटॉप पे कर रही हूँ, इसलिए नहीं हो रहा है। ओके ओके, लैपटॉप से आपने क्लास ज्वाइन नहीं करा? सर मैं मोबाइल से ही कर ले। ओके, सो इंस्टॉल जैसे आपने ये डाउनलोड किया था, जैसे यहाँ पे मैं पाइथन की वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा था। यस सर। ओके, आपने सर इंस्टॉल, ये सेटअप पास सक्सेसफुल का ऑप्शन आ रहा है। अब आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, हम्म, सेटअप पास सक्सेसफुल। ओके और उसमें लिख के आ रहा है ऑनलाइन ट्यूटोरियल डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजिंग पाइथन ऑन विंडो। ओके, सो अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप कट कर दो वहां से। ओके सर, कट हम्म, करती हूँ। ठीक है, अब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलो cmd, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब cmd खोलो इस तरह से। cmd, और इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। ओके, आया? नो सर। कमांड प्रॉम्प्ट खोला आपने ऐसा कुछ? आप py भी लिखोगे तो आ जाएगा, सिर्फ पाइथन नहीं भी लिखोगे, py लिखोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि पाइथन का ही दूसरा नाम है। आप py से भी उसको बना दिया गया उसके अंदर कि आप पाइथन ना लिखो, मतलब इतना स्मॉल कर दिया है कोड को कि आप पाइथन पूरा ना लिख के cpy लिखो तो भी आ जाएगा। नहीं आया? एक सेकंड शुरू कर रही हूँ। ओके ओके, कितना आ गया? कितना आ गया? इतना आ गया? यस। सच बता रहे हो ना, इतना आ गया? यस सर। ओके ओके, ग्रेट। अब हर किसी के लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल हो गया, राइट। अब एक चीज आप हमेशा याद रखो कि पाइथन वाले है ना, एक आइडल नाम का
एडिटर पहले से आपको दे रखा है, आइडल, IDLE, बहुत लोग IDLE बोलते हैं, बहुत लोग आइडल बोलते हैं सीनियर्स, ठीक है। जो आइडल नाम का पहले से एडिटर एक उन्होंने दे रखा है, जहां पर आप कोड को छोटे छोटे टोकन्स में बांट के आप एडिट कर सकते हो, आप मतलब रन करवा सकते हो। जैसे C++ का होता था ना, टर्बो C++, ऐसा कुछ, तो जहां पे जाके हम कोड किया करते थे, तो पाइथन भी अपना एक आइडल बना के रखा हुआ है, राइट। वहां पे आप कर सकते हो, जैसे IDLE, अगर IDLE सर्च करोगे, जैसे CMD आपने सर्च किया था IDLE, तो वो पाइथन की खुद की आइडल या फिर आइडल एक एनवायरनमेंट है, वो खुल के आएगा, राइट। ये देखो, ये पाइथन का अपना है, राइट। तो आप यहाँ भी कोड कर सकते हो, एक एक लाइन रन करवा सकते हो। तो कल से हम प्रिंट करेंगे, कल से देखेंगे कैसे प्रिंट कर रहे होंगे, कैसे चीजें वर्क करती है पाइथन में। तो आज तक मैं मान के चलता हूँ कि हर किसी के लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, पाइथन के कुछ फीचर्स आपको पता चल गया, और आपको यही पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है, पाइथन का इस्तेमाल किन किन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ पाइथन का यूज होता है, ठीक है। तो हाँ, एक बात और, लिंक भी आपको ग्रुप में आया था यूट्यूब का, तो सेशन ये रिकॉर्ड होके यूट्यूब पर भी अपलोड होती है, तो अगर किसी को वहां पे जाके समझना हो या फिर ऐसा कुछ, तो लेकिन हाँ, ये मैं अभी भी कहूंगा कि क्लास आप मिस ना करें, एक भी सेशन, आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन यार क्या मतलब बनता है, सर्टिफिकेट है और हमें नॉलेज ही नहीं है, तो जॉब भी नहीं मिलेगी। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, राइट। मैं काम कर रहा हूँ ना रियल में, मुझे पता है। तो आज के टाइम में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, यू कैंट टेक योर जॉब। अगर आपने मिल भी गया जॉब ना, तो आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, मुझे पता है। क्योंकि मेरी एक जूनियर थी, इंटर्न, एज एन इंटर्न आई थी, वो केरला की थी। वो 1 महीने जॉब करी उसने, उसका परफॉर्मेंस सही नहीं था, उन्हें भगा दिया गया। अब पता है वो सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन हुआ था उनका, अब भगा दिया क्योंकि उनको पाइथन आता था नॉर्मली और बाकी कुछ नहीं आता था, राइट। तो कंपनी को क्या चाहिए, जब तक वो आपसे 10 लाख रुपए महीने नहीं कमाएगी ना, आपको 50,000 या 20-30,000 40,000 नहीं दे सकता, राइट। ये चीज हमेशा याद रखना। तो नॉलेज कम्स फर्स्ट, सर्टिफिकेट इज सेकेंडरी। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है, नॉलेज है, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ठीक है, कल प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड, और पाइथन का कोड्स कल देख रहे होंगे अच्छे से, कितना मजेदार, एक एक फन बाय फन देखेंगे, राइट। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।